वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो हैं विलोम शब्द से थोड़े बहुत परिचित होंगे, है ना। और इसमें बहुत कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पर्यायवाची से भी संबंधित हैं। तो जिस तरह से हम लोग हिंदी का सीरीज पढ़ते आ रहे हैं, है ना, तो इस सीरीज में जो है विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, श्रुति संविनार्थक शब्द, है ना, अनेक शब्दों का एक शब्द, ठीक है, मुहावरे, है ना, लोकोक्ति, ये सब भी आते हैं। सो इन लोग को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन लोग से भी प्रश्न आते हैं ना, इन सभी चैप्टर से जो भी है प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए जो है अपने प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बच्चों, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारा पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। आस्तिक का विलोम क्या है जी? बहुत सिंपल सा प्रश्न है। आस्तिक का विलोम क्या है? आप सभी को पता होगा कि आस्तिक का विलोम क्या है। ऑप्शन ए है बच्चों स्वास्तिक, बी नास्तिक, सी कर्मयोगी, धर्मवीर। बताइए आस्तिक का विलोम क्या होगा जी? बताइए बच्चों आस्तिक का विलोम क्या होगा? बच्चों आस्तिक का विलोम होता है नास्तिक, ठीक है। वेरी गुड आंसर। ऐसा नहीं है कि जो है मैं आंसर बता रही हूँ, आप लोगों के बताने के बाद ही मैं बता रही हूँ। सारे बच्चों ने यहाँ पे आंसर कर रखा है मैम। ऑप्शन बी इज़ द राइट, बी इज़ द राइट मैम, आंसर बी होगा। सो वेरी नाइस, आंसर तो बी ही होगा क्योंकि आस्तिक कहते हैं जो भगवान में विश्वास रखता है और नास्तिक कहते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब इसका जो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कर्म योगी, है ना। तो कर्म योगी का विलोम क्या होता है? कर्म भोगी होता है, ठीक है। कर्म योगी का क्या होता है जी? कर्म भोगी होता है, ठीक है बच्चों। धर्मवीर का क्या होता है बच्चों? धर्मवीर का क्या लिख सकते हैं? धर्महीन लिख सकते हैं, और क्या, है ना। धर्मवीर यानी जो धर्म में वीरता दिखाता है ना, दान धर्म ये सब में बहुत ही वीर हो, है ना। धर्महीन जो धर्म से हीन हो, जिसके पास कोई धर्म नहीं हो। और स्वास्तिक तो बच्चों आप लोग जानते ही होंगे ना, एक चिन्ह है स्वास्तिक इस टाइप का। शायद मैं जो बना रही हूँ गलत हो सकता है, मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट इस तरह से जो चिन्ह होता है इसी को स्वास्तिक बोलते हैं, ओके। चलिए ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया आस्तिक का विलोम नास्तिक। बहुत सारे ये एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछ चुका है बच्चों। आप लोग को हो सकता है कोई बच्चों को 12th में या मैट्रिक में ये प्रश्न जो है पूछ चुका होगा, है ना। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों हमारा सेकंड प्रश्न है आयात का विलोम क्या होगा? आयात का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए कायनात, बी बाह्यात, सी निर्यात, डी यातायात। बताइए आयात का विलोम क्या होगा? ए कायनात, बी बाह्यात, सी निर्यात, डी यातायात। आयात का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने देश से बाहर निकालना, बेचना, है ना। निर्यात का मतलब खरीदना, लेना। सॉरी बच्चों, आयात का मतलब ये होता है किसी चीज़ को खरीदना और निर्यात का मतलब बेचना, ठीक है। आई एम सॉरी, वो थोड़ा ध्यान से नहीं रहा। तो बताइए आयात का उल्टा क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। बहुत बहुत सही है भाई, आप लोग का सारे का सही है। आयात का उल्टा होगा निर्यात, है ना। कायनात किसे बोलते हैं जी? कायनात बोलते हैं बच्चों संसार को, है ना। कायनात बोलते हैं संसार को। बाह्यात बोलते हैं बेकार चीज़ों को, बाह्यात बोलते हैं। ये बोलते यार कितनी बेहियात बातें करते हो, है ना। यातायात मीन्स ट्रांसपोर्ट, आने जाने का साधन, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? बताओ पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए है साध्वी, बी भूमि, सी चंद्रा, डी पार्थिव, है ना। तो बताइए कि इसमें पृथ्वी का पर्यायवाची कौन होगा? चलिए बताइए बच्चों पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा होगा? साध्वी, साधु की जो होती है ना, मतलब कह सकते हैं कि साधु तो मेल है, फीमेल अगर हम देखेंगे साधु की स्त्रीलिंग तो साध्वी होगी, है ना। भूमि बच्चों हम लोग पृथ्वी को ही कहते हैं। वेरी नाइस, मुझे तो आज बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, सारे बच्चे जो हैं एकदम फटाफट आंसर कर रहे हैं इसका। अमेजिंग,
चलिए, तो भूमि जो है पृथ्वी का पर्यायवाची। वेरी नाइस बच्चों, वेरी गुड जॉब। चलिए, तो साध्वी जो है बच्चों क्या है जी, ये साधु की स्त्रीलिंग है। एंड अगर साध्वी का हम लोग अगर पर्यायवाची देखते हैं बच्चों, तो साध्वी का जो पर्यायवाची होगा सबसे पहले होगा पतिव्रता। क्या होगा? पतिव्रता, ठीक है। और एक होता है और है पतिपरायणा, ये आप लोग लिख लो, पतिपरायणा। चंद्रा का पर्यायवाची तो बच्चों हम सभी जानते हैं, चांद, चंद्रमा, शशि। पार्थिव का मतलब होता है बच्चों मृत, ठीक है। पार्थिव का मतलब होता है मृत। क्लियर है बच्चों? सो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ओके, प्रश्न संख्या 4, जरा ध्यान से पढ़िए, ये अनेक शब्दों का एक शब्द है, ठीक ना। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए, ध्यान दीजिएगा, जवाबी कार्रवाई करते हुए, है ना। ये जो सेंटेंस है यहाँ पे, जवाबी कार्रवाई करते हुए अनेक उग्रवादियों को मार गिराया, है ना। तो बताइए यहाँ पे सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए, तो जवाबी कार्रवाई करते हुए को हम लोग एक शब्द में क्या बोल सकते हैं बच्चों? आघात, प्रतिघात, प्रहार या आक्रमण? बताइए। इसे क्या बोल सकते हैं बताइए? नहीं पता? बहुत सारे बच्चे को बोल रहे हैं मैम आघात, प्रतिघात। बिल्कुल, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं आंसर, है ना, उनका तो बहुत सही है, वेरी नाइस। ऐसे टर्म के लिए एक ही शब्द जो है यूज होता है, प्रतिघात, है ना। जब कोई आप पे चोट कर रहा है ना, आपके ऊपर प्रहार कर रहा है और उसके आप जो है विपरीत, उसके एवज में आप भी इधर से जो है प्रभाव करते हैं, सॉरी प्रतिघात करते हैं, है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रतिघात। समझ में आया? अगर आपको कोई पीट रहा है, ठीक है, अगर आपको कोई पीट रहा है और आप भी फिर उसको, उसके कहने का मतलब है उसका आप मुँह तोड़ जवाब देने लगते हैं, है ना, तो रिस्पॉन्स करने लगते हैं, तो वो कहलाता है क्या जी? प्रतिघात, ठीक है। तो यही तो किया ना, सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने जवाबी कार्रवाई देते हैं। जवाबी कार्रवाई मतलब पहले उधर से कुछ किया उन लोग, है ना, और उसके एवज में ये लोग इधर से जवाबी कार्रवाई दिया, तो उसको अनेक उग्रवादी को, तो ऐसे शब्द के लिए, ऐसे टर्म के लिए एक शब्द होगा प्रतिघात, ठीक है। आघात किसे कहेंगे जी? किसी चीज़ को चोट पहुंचाना, ठीक है। मान के चलो ये ड्रम है, तो इसके ऊपर हम लोग इस तरह से ठप 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 पीट रहे, तो वो आघात हो गया। प्रहार किसे कहते हैं? किसी तीव्र चीज़ से, नुकीली चीज़ से या भारी चीज़ से, है ना, एक झटके में मारना प्रहार कहलाता है। आक्रमण किसे कहते हैं? तो आक्रमण कहते हैं बच्चों जब हम किसी जगह पे, किसी जगह या फिर कोई महल हो, किला हो, है ना, मैदान हो, या फिर कोई लोग हो, है ना, तो इनको चारों तरफ से जो है घेर लेना ही आक्रमण कहलाता है, ठीक है। सो अब हम लोग चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आई होप आप लोग को प्रश्न समझ में आ रहा होगा। प्रश्न संख्या 5, परीक्षा में सफलता करने के लिए दृढ़ निश्चय करना आवश्यक है। बताइए, सफलता के लिए दृढ़ निश्चय करना के लिए एक शब्द क्या होगा? इस पूरे टर्म के लिए आपको एक वर्ड चुनना है, क्या होगा बच्चों बताओ? ऑप्शन 1 कमर टूटना। भाई कमर टूटना, बेसहारा होना, ऐसा थोड़ी होगा कि परीक्षा में सफलता के लिए कोई कमर तोड़ लेगा, नो। ऑप्शन बी कमर तोड़ना, ना, ये भी नहीं हो सकता। कमर कसना, बिल्कुल तैयार होना, है ना जी। कमर कसना मीन्स क्या होता है? तैयार होना, एकदम जवाब देने के लिए। कमर सीधी करना, ये भी नहीं होगा। यानी कि इसके लिए उपयुक्त ऑप्शन जो है बच्चों क्या है जी? अब आप ही लोग बता दो। वेरी नाइस, वेल डन, वेल डन। इसके लिए जो उपयुक्त ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कमर कसना, है ना जी। कमर कसना कहने का मतलब है कि तैयार होना, है ना। यानी कि परीक्षा में इस बार एकदम सफलता लाना है, उसने जो है कमर कस लिया है, दृढ़ निश्चय कर लिया है कि इस बार परीक्षा में हमको एकदम ज़बरदस्त मार्क्स जो है ऑब्टेन करने हैं, है ना, ठीक है। कमर कसना मीन्स तैयार होकर होना, उसकी परीक्षा की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। चलो, आप लोगों की भी तो बेहतरीन ही है ना, नहीं है तो करिए क्या।
चलिए प्रश्न संख्या 6, सभी को समभाव से देखना। समभाव मतलब बराबर भाव से देखना, है ना जी। सभी को समभाव से देखना महापुरुषों का स्वभाव होता है ना। जो महान पुरुष होते हैं उनको हर एक लोग एक जैसे लगते हैं ना, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना ऊंच नीच भेदभाव, ऐसा कुछ नहीं होता। तो समभाव से देखना, समझ में आ रही है बात, समभाव से देखना, है ना। इस अनेक शब्दों के लिए कोई एक शब्द चूज करिए, है ना। समभाव से देखना मीन्स इसके लिए एक शब्द के लिए ये जो है एक अनेक शब्द चूज करिए। सॉरी मैं मिस्टेक कर गई, ये एक शब्द है, ठीक है। इसके लिए आप अनेक शब्द चूज करिए। समभाव से देखना ऑप्शन ए है बच्चों एक आँख ना बहाना, बी एक आँख से देखना, सी आँखें चार होना, आँखें बिछाना। चलिए बताइए, यहाँ पे 4 मुहावरा दिया हुआ है, ठीक है। चलिए बताइए बच्चों, ठीक है। देखिए किस मुहावरे का सही अर्थ होगा जी, तो एक आंख से देखना, है ना। एक आंख से देखना मतलब सबको बराबर भाव से देखना, है ना, ना किसी को ज़्यादा ना किसी को कम। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, करेक्ट। समझ में आई बात, ऑप्शन नंबर बी एक आंख से देखना यानी सबको बराबर देखना, ठीक है बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या 7, मरने की इच्छा से कई अधिक प्रबल होती है जीने की इच्छा, है ना जी। तो जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा जी, एक शब्द क्या होगा बताइए। मरने की इच्छा से कई अधिक प्रबल होती है जीने की इच्छा, तो जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए है बच्चों मुमूर्षा, बी अभिलाषा, सी बुभुक्षा, डी जिजीविषा। बताइए, है ना बच्चों। जीने की इच्छा भी पूछ रहा है, मरने की इच्छा भी है, दोनों का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए जीने की इच्छा यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों, जीने की इच्छा यानी कि जिजीविषा, ठीक है। जीने की इच्छा क्या कहलाता है बच्चों, जिजीविषा। जिजीविषा गलत लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा था जिजीविषा, ठीक है। दूसरा है मरने की इच्छा, तो मरने की इच्छा का मतलब होता है बच्चों मुमूर्षा है, जो ये ऊपर फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है ना वो। अभिलाषा का अर्थ होता है बच्चों इच्छा, ठीक है। और बुभुक्षा का मतलब होता है बच्चों खाने की इच्छा। क्या चीज़ करने की इच्छा, खाने की इच्छा, ठीक है। विभिक्षा, बुभुक्षा मतलब खाने की इच्छा, जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा, मुमूर्षा मतलब मरने की इच्छा, ठीक है बच्चों। हो गया क्लियर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है ना। निम्नलिखित में से जो है कौन तद्भव शब्द है। 4 ऑप्शन दिए गए बच्चों, ए 14, बी अज्ञिन, सी बी, डी भक्त। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तद्भव शब्द है ना जी, संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं, सॉरी तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तो अज्ञिन तो तद्भव शब्द ही है, सॉरी तत्सम शब्द है, क्योंकि अज्ञिन का आग होता है, तो अज्ञिन तो नहीं होने वाला है। वीर भी तत्सम शब्द है और भक्त भी तत्सम शब्द है, यानी ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तीनों आंसर रॉन्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों आपका राइट आंसर है, ठीक है। 14 समझ में आया, ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट है, ठीक है। यानी कि तद्भव शब्द कौन है जी यहाँ पे 14। तो आप लोग पूछोगे मैम कि इसका तत्सम क्या होता है, तो बच्चों इसका तत्सम जो होता है चतुर्दशा होता है। क्या होता है, चतुर्दशा, ठीक है। चतुर्दश मतलब 14, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है, बताइए। निम्नांकित में से कौन देशज शब्द है। देशज शब्द वैसे शब्द जो देश की बोलचाल में पाई जाने वाली शब्दों को, देश में बोलचाल की जो भाषा होती है उसमें पाई जाने वाली शब्दों को देशज शब्द कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो वचन, व्याकरण, घुड़सवार, फुनगी, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देख रहे हैं ए, बी, सी और डी। इन चारों ऑप्शन में 3 अक्षर मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो कि किताबी भाषा है
है ना। किताबी भाषा का मतलब है जो हिंदी के दृष्टिकोण से सही है ना, जो हिंदी की भाषा, इट मीन्स की व्याकरणिक भाषा है। लेकिन एक ऐसा शब्द है जो देसी है ना, देशज है, ठीक है, वो आप लोग को दिख रहा होगा, मुझे भी दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों इसका राइट होगा, फुनगी। फुनगी किसको कहते हैं बच्चों? ये जो पेड़ होता है ना, पेड़ हैं, इसके सबसे ऊंचे वाले ये इसको बोलते हैं फुनगी। बोलते हैं मैं फुनगी पर चढ़ गया हूँ, फुलंगी है ना, इसको बोलते हैं फुनगी। ऐसे इसको बुक में बोला जाता है शीर्ष, है ना। लेकिन वचन, व्याकरण और घुड़सवारी ये तीनों जो है बच्चों व्याकरणिक दृष्टिकोण से हिंदी के शब्द हैं, ठीक है, हिंदी और संस्कृत के शब्द हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 बस, है ना। क्या कहते हो आप लोग? दाल रोटी में कौन सा समास है? यहाँ पे दिया हुआ है, दाल रोटी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है बच्चों बहुव्रीहि, ऑप्शन बी है द्वंद्व, ऑप्शन सी है कर्मधारय और ऑप्शन डी है बच्चों द्विगु, है ना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। अब बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? दाल रोटी, पहले इसका समास विग्रह कर लेते हैं जी। दाल रोटी का मतलब है बच्चों दाल और रोटी, ठीक है। दाल रोटी का मतलब है दाल और रोटी, ठीक है। दाल रोटी का मतलब है दाल और रोटी। तो बताइए कौन सा समास होगा बच्चों? जी हाँ, इस समास के प्रथम पद और अंतिम पद दोनों पद प्रधान है, ठीक है, और दोनों पद के बीच जो है द्वंद्वात्मक है, ठीक है ना। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द्वंद्व समास। समझ में आया? दाल रोटी कौन समास है बच्चों? द्वंद्व समास है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 में चलते हैं। अविभिम्ब, देखिए यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, पहले इसको हम लोग सुधार लेते हैं। अविभिम्ब कोई शब्द नहीं होता बच्चों, अविभाव होता है, आविर्भाव है ना, आविर्भाव ये होता है। तो पूछ रहा आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, एकदम माइंड में इसको सेट रखना है, ठीक है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हुए बच्चे, अनाविभाव, निर्विभाव, तिरोभाव, अभाव, है ना। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है। पहले तो मैं बता दूं कि आविर्भाव का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों आविर्भाव का अर्थ होता है जो जिसका जन्म हुआ है ना, जन्म होना या उजागर, ठीक है, उजागर करना किसी चीज़ को, है ना। तो बताइए उजागर मतलब जो छुपा हुआ था फिर उसको सबके सामने लाना, ठीक है, उसको बोलते हैं आविर्भाव। नहीं पता इसका आंसर बच्चों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तिरोभाव, ठीक है, तिरोभाव। तिरोभाव आविर्भाव का जो है विलोम उल्टा होता है। तिरोभाव का अर्थ होता है बच्चों लुप्त, तिरोभाव का अर्थ क्या होता है? लुप्त। और आविर्भाव का क्या होता है अर्थ? उजागर, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, ठीक है। जो दायर मुकदमे का बचाव करे या काट करे के लिए हिंदी में शब्द क्या होता है भाई, है ना। जो दायर मुकदमे का बचाव करे, है ना, या काट करे, जो मुकदमा किया गया है ना जी, उसका जो बचाव करता है ना, उसको क्या कहते हैं? याचक कहते हैं, प्रार्थी कहते हैं, वादी कहते हैं या प्रतिवादी कहते हैं। बच्चों ये अनेक शब्दों का एक शब्द है ना। इसके लिए जो दायर मुकदमे का बचाव करता है, इतने बड़े सेंटेंस के लिए एक शब्द खोजना है आपको, क्या होगा? और एक्चुअल में मैं बताऊं तो ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ आज से आपको 2 महीना पहले, फरवरी में ही मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। इसलिए आप लोग को तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके बारे में, आप लोग को फटाफट बताना है। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे जो हैं सोच सोच के सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, राइट आंसर, ठीक है, प्रतिवादी। जो दायर मुकदमे का बचाव करे उसे क्या कहते हैं जी? प्रतिवादी कहते हैं, ठीक है। कोई डॉट इसमें नहीं है, ठीक है जी। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 को बनाते हैं।
इनमें कौन सा शब्द उनार्थक शब्द है ना? इनमें कौन सा शब्द जो है उनार्थक शब्द है? पहली बात तो उनार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो देखिए, जिस शब्द से न्यूनता, तुच्छता या संक्षिप्तता का बोध होता है उसे क्या कहते हैं जी? उनार्थक शब्द कहते हैं। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है पहाड़, ठीक है? तो अगर कोई पूछे पहाड़ का उनार्थक शब्द क्या होगा, तो मैं बताऊँ क्या होगा इसका उनार्थक शब्द? पहाड़ी होगा, ठीक है? इसका उनार्थक शब्द क्या होगा जी? पहाड़ी होगा, ठीक है? ऐसा क्यों होगा? देखिए, ये पहाड़ बहुत बड़ा होता है लेकिन पहाड़ी क्या होता है? छोटा होता है, यानी कि ये इसका उनार्थक शब्द है, ठीक है? चूहा, चूहा का उनार्थक क्या होगा? चूहिया। चूहा जो है एक बड़े चूहा को कहेंगे ना, छोटी सी चूहा है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? अरे चूहिया है, चूहिया है कि नहीं? तो इसी तरह से इसमें कौन शब्द जो है वो छोटेपन का बोध करा रहा है? बताइए। 4 ऑप्शन है, लंगोटी, हनुमान, दीन, संगेई। तो ध्यान से देखिए बच्चे, ऑप्शन नंबर 1 लंगोटी। लंगोटी, लंगोटी छोटी सी लंगोटी को बोलते हैं ना जी। जो बड़ा वाला होता है उसको लंगोट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? लंगोट, लंगोटी, ठीक है? लंगोट यानी लंगोट से बना है लंगोटी। सो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, है ना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लंगोटी, ठीक है? चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथ उर्वशी के रचनाकार कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथ उर्वशी के रचनाकार कौन है? बताइए जी, उर्वशी के रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन है बच्चों, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, है ना? तो बताइए यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? हम सभी जानते हैं बच्चों, उर्वशी के रचनाकार हमारे बिहार के ही रामधारी सिंह दिनकर हैं, है कि नहीं? और इनको इसी रचना पर जो है बच्चों क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है? उर्वशी पर ही उनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और सुमित्रा नंदन पंत को मिला है बच्चों चिदम्बरा पर। किस पर मिला है? चिदम्बरा, है ना? ठीक है? और लोकायतन पर भी मिला है, ठीक है? अच्छा, महादेवी वर्मा को किस पर मिला है जी? तो यामा पर मिला है, ठीक है? सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और साथ ही साथ इनका बच्चों साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, कला और बूढ़ा चांद पर, ठीक है? तो हम लोग अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 15 की ओर, है ना? इनमें कौन सा शब्द तलवार का समानार्थक शब्द नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तलवार का जो है समानार्थी पर्यायवाची नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। कृपाण मीन्स, पहला है कृपाण, कृपाण मीन्स तो तलवार होता ही है। अशी, अशी मीन्स भी तलवार होता है जी। वल्लभ, खड़क, खड़क का मतलब तो सभी जानते हैं तलवार होता है जी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट होगा, है ना बच्चों? बल्लभ का मतलब होता है, बल्लभ का मतलब होता है पति। बल्लभ का मतलब क्या होता है? पति, है ना? पति को बल्लभ या बल्लभ को पति भी कहते हैं, है ना? पति का पर्यायवाची बल्लभ होता है, जबकि कृपाण, आशी और खड़ग ये तीनों जो है बच्चों तलवार के क्या हैं? पर्यायवाची हैं, ठीक है बच्चों? चलिए बच्चों, आज का क्लास यहीं पे ओवर होता है ना? हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। तो जितने भी मैं प्रश्न करवा रही हूँ, है ना, अगर आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते हैं, दोबारा रिपीट करते हैं, है ना, अगेन एंड अगेन, तो मुझे लगता है कि आप लोग जो हिंदी का फुल मार्क्स होता है 75, मतलब समझो कि 70, है ना, 65 to 70 आउट ऑफ 70 आप लोग ले आओगे, ठीक है? 65 से 70 नंबर आप 75 में ले आओगे, गेन करोगे, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है? तो हमारा स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है? कृष्ण कुमार रचित द्रौपदी के होंठ किससे संबंधित है ना? क्वेश्चन है बच्चों, कृष्ण कुमार रचित द्रौपदी के होंठ किससे संबंधित है? ठीक है, मीन्स कि ये जो द्रौपदी का होंठ है ना, ये जो लिखा हुआ है
उसमें किस चीज़ के बारे में वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है बच्चों उसके होठों के आकार का, महाभारत में पांडवों का अज्ञातवास का, या महाभारत की लड़ाई का, या स्त्री सम्मान का। ठीक है, तो आप लोग को तो पता नहीं होगा, है ना, लेकिन आप लोग को मैं बता दूं, कृष्ण कुमार का जो पढ़ना है शिक्षा, है ना, ये 12th के बुक में पढ़ना है। ठीक है, 12th का जो 100 मार्क्स का हिंदी है उसमें। तो यहाँ पे दिया हुआ है द्रौपदी के होंठ किससे संबंधित है। सोचो, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्त्री सम्मान। ठीक है, ये जो है स्त्री सम्मान से संबंधित है रचना। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न संख्या 52 की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कृष्ण पर आधारित साहित्य के लिए कौन प्रसिद्ध है ना। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे साहित्यकार हैं जो कृष्ण से संबंधित रचना रचते हैं। ठीक है, ऑप्शन है सूरदास, जायसी, तुलसीदास, कबीरदास। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताओ इसमें कृष्ण पर आधारित साहित्य के लिए कौन फेमस है जी। बिल्कुल सही, वेरी गुड। इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, सूरदास, है ना। सूरदास की जो अधिकांश रचनाएं हैं बच्चों, है ना, वो कृष्ण से संबंधित है ना। चाहे वो सूर सरावली हो, है ना, सूर के पद हो, सूर सागर हो। ठीक है, ये सारी रचनाएं कृष्ण पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53। ठीक है, लोहा मानना मुहावरे का अर्थ क्या है। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है बच्चों लोहे की वस्तु प्रयोग में लाना, बी शक्ति स्वीकार करना, डी सी अस्थाई वस्तु की कद्र करना, या डी धातु काल। चलिए बताइए, लोहा मानना, यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, लोहा मानना है, लोहा मनवाना नहीं है ना। लोहा मानना बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, शक्ति स्वीकार करना, है ना। लोहा मानना मतलब शक्ति स्वीकार करना कि हाँ तुम्हारे पास इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शक्ति स्वीकार करना। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 54 की ओर। बाँह पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा जी, बताइए। बाँह पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है बच्चों सहारा देना, बी कुछ करने से रोकना, सी गिरने से बचाना, और डी मल युद्ध का एक दाव। ठीक है बच्चों, चलिए बताइए बाँह पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा जी, है ना। बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, सहारा देना। बाँह पकड़ना मीन्स क्या, सहारा देना। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग मार्क करेंगे इसके ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है जी, बाँह पकड़ना मीन्स सहारा देना। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 55। उत्तर का यह अर्थ नहीं है, बताइए। ये समानार्थी शब्द से क्वेश्चन है ना। उत्तर शब्द का कौन अर्थ नहीं होगा। जवाब, ये तो होगा जी, है ना। एक दिशा, उत्तर एक दिशा है क्या, आप लोग बता सकते हो। सी बाद का, है ना, बाद का, या डी बकरा, है ना। देखिए इसका तीनों, ये ऑप्शन ए, बी और सी, ये तीनों सही है। ठीक है, मीन्स कि उत्तर मीन्स जवाब देना भी होता है, उत्तर एक दिशा का भी नाम है ना। और बाद का मतलब कि जैसे कहते हो ना कि प्रथम पद और उत्तर पद, मतलब प्रथम पद की पहले वाला और उत्तर पद मीन्स बाद वाला। ठीक है, लेकिन डी जो आपका ऑप्शन नंबर डी है बच्चों, बकरा, बकरा, है ना, इसका उत्तर से कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56। यह पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। पर्वत, अचल, पाषाण या शैल, बताओ। पर्वत, अचल, पाषाण या शैल। तो देखो बच्चों, पर्वत भी इसका राइट आंसर होगा, है ना, पर्वत मीन्स पहाड़ होता है। ठीक है, अचल, अचल मीन्स पहाड़ होता है जी, बिल्कुल होता है। अचल मीन्स भी क्या होता है, पहाड़ होता है ना।
सैल मीन्स भी क्या होता है बच्चों, पहाड़ होता है, ठीक है। लेकिन पाषाण, पाषाण का अर्थ क्या होता है बच्चों, बताइए। सो बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, तो बच्चों पहाड़ का पर्यायवाची पर्वत भी है, अचल भी है, सैल भी है, किंतु पाषाण नहीं है। पाषाण का मतलब क्या होता है जी, पत्थर होता है। सो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि पाषाण का अर्थ जो है पत्थर होता है, क्या होता है जी, पत्थर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 57। दीर्घ का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए। दीर्घ का विलोम शब्द क्या होगा। हर्ष, ऑप्शन ए है हर्ष, बी है अस्त, सी है क्षुद्र, डी है वृद्धि, बताइए। दीर्घ का विलोम, तो हम सभी जानते हैं बच्चों दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर, है ना। दीर्घ मतलब होता है बड़ा और ह्रस्व मतलब होता है छोटा, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ह्रस्व, है ना। अस्त का विलोम क्या होगा जी, उदय। क्षुद्र का विलोम क्या होगा बच्चों, तो क्षुद्र का विलोम होगा विशाल। वृद्धि का क्या होगा जी, वृद्धि का होगा हास, हरास, है ना, है ना, हास या हरास जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 58। अशुद्ध शब्द कौन है इसमें लिखा हुआ, है ना। अशुद्ध लिखा शब्द जो है उसको हमको टिक आउट करना हम लोग को, है ना। पहला ऑप्शन है बच्चों परमात्मा, ये तो सही शब्द है बच्चों। शासन, ऑप्शन बी शासन, ये भी सही है। सी अग्रिम, अग्रिम गलत लिखा हुआ है, किंतु ऑप्शन डी बच्चों ये सही है। यानी कि हमारा जो गलत ऑप्शन है बच्चों वो ऑप्शन नंबर सी है, अग्रिम। तो अग्रिम किस तरह से लिखा था, इस तरीके से, है ना। तो बताइए बच्चों अग्रिम कैसे लिखाएगा, है ना। अग्रिम, यहाँ पे जो दीर्घई की मात्रा ये हर्षई की मात्रा है, ठीक है, ये हुआ अग्रिम। यानी कि इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, अग्रिम, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 59। शुद्ध लिखा हुआ शब्द कौन है, बताइए। इसमें शुद्ध लिखा शब्द कौन है। ऑप्शन ए है बच्चों सूरज, बी परिचय, सी अत्यधिक, डी हानि, बताइए आप लोग इसमें शुद्ध लिखा हुआ शब्द कौन है। तो देखिए सूरज, आप लोग सोच रहे होंगे सूरज, तो सूरज तो ऐसे लिखाता ही है जी, सूरज तो सही है, लेकिन ये परिचय गलत है बच्चों, है ना। परिचय इस तरह से लिखा था, ठीक है। फिर अत्यधिक, ये भी सही है, अत्यधिक होता है। ऑप्शन डी हानि, ये गलत है। यानी कि इसमें दो ऑप्शन सही है बच्चों, एक ऑप्शन ए और दूसरा सी, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन सही है, ए और सी दोनों, ठीक है। हमें सीखने से मतलब है, अब ये नहीं पूछना है कि मैम इसका राइट आंसर कौन होगा, है ना। चूँकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है तो जाहिर सी बात है इसका जो है ये क्वेश्चन को वहाँ पे रॉन्ग कर दिया गया होगा, क्योंकि इसका दो दो ऑप्शन सही है, ठीक है। सूरज, कोई सूरज ऐसे भी लिखता है ना, लेकिन हम लोग जो सन वाला सूरज होता है वो इस तरह से ही लिखाता है, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 60। कौन सा शब्द विशेषण है, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शन ए वर्णीय, बी स्वप्न, सी युग और डी है बच्चों धूम। तो बता कौन सा शब्द विशेषण होगा यहाँ पे। बच्चों देखिए वर्णन से वर्णनीय बना है, ठीक है। हाँ, वर्णन से वर्णनीय बना है, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि वर्णीय जो शब्द है ये क्या है एक्चुअल में जी, विशेषण है, ठीक है। वर्णीय शब्द क्या है बच्चों, विशेषण, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 61। विवेक भ्रष्ट होने के लिए सही मुहावरा कौन सा होगा। विवेक भ्रष्ट होने के लिए सही मुहावरा कौन सा होगा। ऑप्शन ए अंधा बनना, बी अंधा होना, सी अंधा बनाना, डी एक आंख से देखना। देखिए विवेक भ्रष्ट होना मतलब क्या जी,
अंधा होना। ठीक है, यानी बच्चों इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, अंधा होना, है ना। क्या तो अंधे हो गए हो मतलब कि तुम्हारा बुद्धि खत्म हो गया, विवेक भ्रष्ट हो गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। लोचन शब्द का पर्यायवाची, लोचन शब्द का पर्यायवाची, ठीक है, कमल, आम, नेत्र या सूत्र सूत। तो बताइए लोचन का पर्यायवाची क्या होगा। लोचन मीन्स आँख होता है जी, तो आँख का पर्यायवाची नेत्र। तो नेत्र कितने ऑप्शन में बच्चों, ऑप्शन सी, यानी करेक्ट ऑप्शन सी होगा। ठीक है, बात है कमल का, तो कमल का क्या होता है बच्चों, राजीव होता है ना। पंकज होता है। आम का क्या होता है, आम्र होता है, रसाफल होता है ना। सूत मतलब बेटा, पुत्र, है ना। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 63 है ना। लिखा हुआ है जी यहाँ पे अंत का विलोम शब्द, बताइए अंत का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है बच्चों आदि, बी है इति, सी है मृत्यु, डी है तम। बताइए अंत का विलोम क्या होगा। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि अंत का जो विलोम होगा वो क्या होगा जी, बताइए आदि होगा। वेरी गुड, ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए होगा आदि, है ना। आदि जो है बच्चों अंत का विलोम होगा, है ना। इति का क्या होगा विलोम जी, इति का विलोम होता है बच्चों अथ, है ना। अथ मतलब कोई काम शुरू करना। मृत्यु का जी जन्म, जीवन, सॉरी मृत्यु का क्या होगा जन्म। तम का जी प्रकाश। ठीक है, ये इसके क्या है बच्चों, विलोम है, उल्टा शब्द। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64। यह क्षुद्र का विलोम नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन क्षुद्र का विलोम नहीं है। ऑप्शन ए है बच्चों विराट, बी विशाल, सी महान, डी दीर्घ। ठीक है, क्षुद्र का विलोम कौन नहीं है बताओ, क्षुद्र का विलोम कौन नहीं है। क्षुद्र का मतलब होता है कि नीची बुद्धि वाला, है ना, जिसका कह सकते हैं जिसको बहुत जो है बेवकूफ़ है, वैसे इंसान को हम लोग क्षुद्र बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्षुद्र का विलोम कौन नहीं हो सकता है, विराट, विशाल, महान या दीर्घ। तो देखिए विराट भी हो सकता है, विशाल भी हो सकता है, महान भी हो सकता है, किंतु दीर्घ नहीं होगा बच्चों, है ना, है ना। दीर्घ और लघु ये जो है आकार की बात कर रहा है। ठीक है, आकार में ये दीर्घ और लघु जो है बड़ा और छोटा को सूचित कर रहा है ना। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, दीर्घ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 65। कारक कर्ता आपने का अपादान कारक क्या होगा, बताइए। ठीक है, यहाँ पे कर्ता दिया हुआ है आपने, कर्ता क्या दिया हुआ बच्चों आपने, और इसमें जोड़ना है अपादान कारक। तो अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, अपादान से। अब बताइए कि आप में से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आप से, है ना। अब आपसे किस ऑप्शन में है जी, ऑप्शन नंबर बी में, है ना। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप में, आपसे, आपको, आपके, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, आपसे। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आपसे। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 66। महेश तो आया पर और कहाँ रह गए। में और है, बताइए और क्या है। यहाँ पे सेंस समझिए, महेश तो आया पर और कहाँ रह गए, मीन्स और यहाँ पे किसी व्यक्ति के बारे में कह रहा है ना, हैं बता रहे हैं ना। और इस किसके बारे में कहा जा रहा है बच्चों, व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, यानी कि व्यक्ति मीन्स क्या, संज्ञा। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे क्या कहते हैं बच्चों, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है,
क्या कहते हैं? सर्वनाम। यहाँ 4 ऑप्शन है, सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया और विशेषण। सो यहाँ बच्चों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सर्वनाम। यानी कि इसका जो यहाँ पे और जो है ना, ये और शब्द जो है बच्चों, ये क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, और क्या है बच्चों? सर्वनाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 67, 67। रंभाना किस पशु की बोली है जी? रंभाना किस पशु की बोली है? बाघ, बिल्ली, गाय, हाथी, बताओ। तो हम सभी जानते हैं कि गाय रंभाती है ना, यानी रंभाना किस पशु की बोली है? तो गाय। गाय कौस किस ऑप्शन में बच्चों? ऑप्शन सी में, है ना। बाघ, बाघ क्या करता है बच्चों? दहाड़ता है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है और हाथी चिंघाड़ता है। ठीक है, जबकि गाय रंभाती है। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 68। ये भक्ति काल के कवि थे, है ना, बताओ। निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल के कवि थे? निराला, पंत, पद्माकर या रहीम? ठीक है, भक्ति काल के कवि कौन थे जी? निराला थे कि पंत थे कि पद्माकर की रहीम? तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि निराला और पंत ये दोनों जो हैं ये तो आधुनिक काल के हैं। सो ऑप्शन ए और बी तो आपका ऐसे भी रॉन्ग हो गया। अब बात रही बी और सी में, है ना। तो बच्चों ये पद्माकर जो थे ये रीति काल के थे। किस काल के थे? रीति काल के। किंतु रहीम जो कि अकबर के दरबारी कवि थे ये बच्चों भक्ति काल के थे, है ना। रहीम किस काल के थे? भक्ति काल। यानी आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 69। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों कि यह अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है। बताइए निम्नलिखित में से कौन एक शब्द है बच्चों जो गलत लिखा हुआ है? ठीक है, भगीरथी, पृथक, भागवत, अधोगति। बच्चों ऑप्शन बी, सी और डी ये तीनों ऑप्शन सही है। पृथक भी ऐसे ही होता है, भागवत ऐसे होता है, अधोगति, किंतु भागीरथी नहीं होता है बच्चों, ये होता है भागीरथी। क्या होता है बच्चों? भागीरथी। भागीरथी जो है बच्चों गंगा का पर्याय है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 70। यह गुण संधि का उदाहरण है। बताइए निम्नलिखित में से कौन गुण संधि का उदाहरण है? शिवालय, पावन, महोत्सव या ग्रीष्म? गुण संधि मीन्स एक पहिया ऊपर। ठीक है, बताओ एक पहिया ऊपर इसमें किस में दिया गया है? ऑप्शन सी, महोत्सव में, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, महोत्सव। ठीक है, जबकि इसके अलावा शिवालय, शिवालय कौन सा संधि है जी? तो दीर्घ संधि है। पावन कौन सा संधि है जी? तो अयादि संधि है। हाँ, गिरीश कौन संधि है जी? तो दीर्घ संधि है। ठीक है, ये 3 तरह के यहाँ पे बच्चों दिए गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 71। स्त्रीलिंग शब्द है। बताइए निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? ऑप्शन ए है बच्चों शयन, बी है पहिया, सी भेड़िया, डी थाप, है ना। तो बच्चों आप लोग बता देते शयन का मतलब होता है सोना, है ना। तो शयन ये जो है बच्चों क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, शयन पुल्लिंग है, पहिया भी क्या है बच्चों? पुल्लिंग शब्द है, और भेड़िया तो ऑलरेडी पुल्लिंग है। किंतु थाप, थाप मतलब समझते हैं थपथपाना, थाप जो है बच्चों ये स्त्रीलिंग शब्द है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जी? थाप, है ना। इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी। ठीक है, थाप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बच्चों 72। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है ना। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? गंगा, वर्षा, लड़का या गाय, है ना। यहाँ पे वर्षा मीन्स बारिश को संबोधित करा, ना कि वर्षा कोई नाम को। ठीक है,
तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वैसे संज्ञा को कहते हैं जो किसी खास व्यक्ति, स्थान आदि के नाम का बोध कराता है ना। तो गंगा क्या है जी? एक खास नदी का नाम है ना। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, गंगा, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, गंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 73। वाक्य खंड आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए। आंखों के सामने, अगर कोई काम आपकी आंखों के सामने होता है तो आप उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, है ना। आप बोलेंगे कि मैंने प्रत्यक्ष यह काम होते हुए देखा है ना। यानी कि आंखों के सामने का मतलब होता है बच्चों प्रत्यक्ष। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बच्चों परोक्ष, बी प्रत्यक्ष, सी प्रत्यागत और डी सर्वज्ञ। ठीक है, तो प्रत्यक्ष बच्चों आपके ऑप्शन नंबर बी में है, यानी आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब है परोक्ष। परोक्ष का मतलब होता है बच्चों आंखों से परे। ठीक है ना। प्रत्यागत, प्रत्यागत का मतलब होता है बच्चों पुनः आया हुआ। ठीक है, पुनः आया हुआ। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 74। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, है ना। इस लाइन के रचयिता कौन है, इस लाइन के लेखक कौन है? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या बिहारी लाल, कौन है जी? तो सुन लीजिए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करो आप हो शीतल हो। ये जो बातें कही हैं बच्चों, ये कबीर ने कही है ना। तो कबीर का ऑप्शन नंबर क्या है जी? ऑप्शन बी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 75। पंचलाइट कहानी में किसने गोधन को राजी किया, है ना। पंचलाइट कहानी में किसने गोधन को राजी किया? ठीक है, ऑप्शन ए है बच्चों गुलरी काकी, बी सरदार, सी मुनरी, डी दीवान जी। ठीक है बच्चों, पंचलाइट ये जो कहानी है ना, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। किस तरीके से गांव में एक पंच लाइट आता है शुरू शुरू में, है ना, और किसी को जलाने नहीं आता है, सिर्फ गोधन को जलाने आता है ना, और वो रूठ जाता है तो उसको कौन मना के लाती है भाई? गुलड़ी काकी की सरदार जी या मुनरी या दीवान जी? सो बच्चों उसको मना के लाती हैं मुनरी जी, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात? चलिए चलिए बच्चों, आपका जो है यहीं समाप्त होता है ना। आपने प्रीवियस ईयर में जितने भी आपने क्वेश्चन थे बच्चों आपके, है ना, वो आपको सारे करा दिए गए हैं। आप पुनः इसका रिवीजन करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में।